सर सुनाई नहीं दे रहा है। ये जो CH3 माइनस है ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शंस करवाता है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शंस में बताया गया था कि कहाँ पर अटैक करेगा, लेस हिंडर पोजीशंस पर या मोर हिंडर पोजीशंस पर, कहाँ पर अटैक करेगा SN2 रिएक्शंस। SN2 रिएक्शंस किसमें फास्टर होता है? 1 डिग्री सर। हाँ 1 डिग्री मीन्स लेस क्राउडेड पर। तो अभी यहाँ पर देखोगे इस कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन में लेस हिंडर्ड कौन है? लेस हिंडर्ड यही है। तो न्यूक्लियोफाइल आएगा और क्या करेगा, यहाँ पर ये अटैक करेगा, अटैक करते ही ये बॉन्ड अपने आप खुल जाएगा। और सेकेंड हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस भी करा देते हैं। तो क्या हुआ देखो, और यहाँ पर क्या अटैच हो गया CH3। और अगर हम इसका हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो क्या होगा, ये जो O माइनस है H प्लस ले लेगा और ये आपका फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। यहाँ पर क्यों अटैक किया? क्योंकि ये लेस हिंडर्ड है, लेस हिंड्रेंस है, इसलिए ये यहाँ पर अटैक किया। क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? ये अल्काइल हैलाइड है, क्या होगा? यहाँ पर ये माइनस है और ये प्लस है, यही न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, यहाँ या यहाँ पर? ये अल्काइल हैलाइड है तो ऑब्वियसली इस कार्बन पर पॉजिटिव कैरेक्टर ज्यादा है, तो यहीं पर जाएगा और ये अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप को निकाल देगा। SN2 रिएक्शन से ही इसी तरह होता है। तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा, CH3 CH2 और इससे क्या जुड़ जाएगा, CH2PH। तो यही है आपका, ये देखो इस पर रिएक्शन कैसे किस तरह से होता है, अल्काइल हैलाइड पर कैसे रिएक्शन होता है। और ये ध्यान रखना है, ये जो साइक्लिक ईथर पर है रेट ऑफ SN2 फास्टर होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड, क्योंकि इस रिंग के अंदर हाईली स्ट्रेन, बहुत ज्यादा स्ट्रेन्ड है ये रिंग, ये टूटना चाहता है, इसलिए रेट ऑफ SN2 रिएक्शन फास्टर होता है एज कम्पेयर टू अल्काइल हैलाइड। उसके बाद नेक्स्ट है रिएक्शंस विथ CO2। CO2 ग्रिग्नार रिएजेंट का रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। एक लाइन में रिएक्शंस आप इस तरह याद रखोगे, ये ग्रिग्नार रिएजेंट RMgX कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शंस करेगा और साथ ही साथ इसका हाइड्रोलिसिस भी कराना पड़ता है। तो ऐसा करने पर प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, R कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोडक्ट होता है। अगर कोई मैकेनिज्म जानना चाहता है तो ये R माइनस गिग्नार रिएजेंट और ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, क्या करेगा, इस कार्बन पर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर्स जाकर अटैक करेगा, ये बॉन्ड इधर खुल जाएगा और क्या हो गया। और फिर जब इसको हम हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो मिल जाएगा।
क्या प्रोडक्ट होगा? चलो देखो, प्रोडक्ट लिख लिए होंगे आप। CH3 CH2 COOH और इसमें PHCOOH। नेक्स्ट है रिएक्शंस विद O2, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो इसमें भी आपको यही ध्यान रखना है, RMGX ऑक्सीजन्स, और सेकेंड इसका जब हाइड्रोलिसिस करा देंगे तो एक ही प्रोडक्ट बनता है, अल्कोहल बनता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। जैसे कुछ एग्जांपल करा देते हैं, CH3 CH2 MgI का रिएक्शंस ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कराते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? अल्कोहल प्रोडक्ट होता है, अल्कोहल बन जाएगा। क्या प्रोडक्ट हो जाएगा? फिनॉल प्रोडक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है रिएक्शंस विथ RCN। इसको हम नाइट्राइल बोलते हैं, नाइट्रो अल्केन। तो इसमें क्या होता है? RMGX है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहला रिएजेंट आपका RCN है, या RCN कर देते हैं। और दूसरा क्या है? इसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा। प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इस केस में कीटोन फॉर्म होता है, कीटोन इज द प्रोडक्ट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। कुछ एग्जांपल्स, CH3 MgI, इसका रिएक्शन हम CH3 CN से कराएं और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस करा दिए। ये देखो CH3, और इसके साथ क्या इस तरह से हम लोग कीटोन बना लेगा ये। जैसे देखो CH3 CH2 MgBr का रिएक्शंस अगर हम PHCN से कराएं और साथ ही साथ हाइड्रोलिसिस करा दें तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट? CH3 CH2 और फिर यहाँ पर C डबल बॉन्ड OPH फॉर्म हो जाएगा। तो ये सब दिस इज ऑल अबाउट गिरगनार रिएजेंट। गिरगनार रिएजेंट आपका खत्म होता है। सर मैकेनिज्म देखना है। क्या? सर मैकेनिज्म देखना है इसका। मैकेनिज्म बता दो। देखो इसका मैकेनिज्म कैसे होता है, अगर मैकेनिज्म समझना है तो ये R- और ये है आपका साइनाइड है, ये R-, R-, ये R- है। ये जाकर यहाँ पर अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर बहुत ज्यादा पार्शियल पॉजिटिव कैरेक्टर्स है, इसलिए जाकर अटैक किया। अटैक करते के साथ कार्बन 5 बॉन्ड इस पर ऐसे खुल गया। R कार्बन, कार्बन से जुड़ा हुआ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर माइनस और साथ ही R-। अगर फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तो हाइड्रोलिसिस से क्या होता है?
ये बॉन्ड टूटता है और यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाता है, ऐसे समझोगे। हाइड्रोलिसिस कराने पर ये जो N माइनस है दैट गेट कन्वर्टेड टू O, यही इसका मैकेनिज्म है। उसके बाद अल्केन, हाइड्रोकार्बन हम शुरू कर रहे हैं अल्केन से। अल्केन को हम पाराफिन भी बोलते हैं, पाराफिन। और अल्कीन को हम लोग ओलिफिन बोलते हैं। अल्केन इज कॉल्ड पाराफिन्स, अल्कीन जब जाएंगे तो वहां पर ओलिफिन्स बताएंगे। अल्कीन्स इज आर कॉल्ड ओलिफिन्स। तो सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन टेक्निक्स देखेंगे, कैसे हम अल्केन का प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहला प्रिपरेशन मेथड है वुड्स सिंथेसिस मेथड, वुड्स सिंथेसिस। एक लाइन में रिएक्शन को याद रखिएगा। अल्काइल हैलाइड, 2 मोल ऑफ अल्काइल हैलाइड लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राईथर, सोडियम ड्राईथर क्या फॉर्म हो जाता है, अल्केन फॉर्म हो जाता है। एक लाइन में रिएक्शंस को ध्यान रखना है। अगर कोई मैकेनिज्म जानने में इंटरेस्टेड है, मैकेनिज्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन जो सर्कल करते हैं, क्योंकि ये अगर याद नहीं होगा तो मैकेनिज्म का कोई फायदा नहीं है। क्या होता है देखो, मैकेनिज्म कोई मैकेनिज्म जो होता है दैट इज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ये अल्काइल हैलाइड होमोलिटिक फिजन्स होता है। क्या, होमोलिटिक, होमोलिटिक फिजन्स। होमोलिटिक मतलब ये बॉन्ड होमोलिटिकली टूटेगा, होमोलिटिकली टूटेगा। एक होता है हेट्रोलिटिकली टूटेगा। हेट्रोलिटिकली में दोनों, अगर ये हेट्रोलिटिकली टूटता तो ऐसे टूटता, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स इधर चला जाता और क्या फॉर्म हो जाता, केटायंस और एनायंस फॉर्म होता। बट ये होमोलिटिकली टूट रहा है, होमोलिटिकली, होमोलिटिक फिजन्स। तो होमोलिटिकली में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। मीन्स होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल जनरेट होता है और हेट्रोलिटिक फिजन से केटायंस और एनायंस डेवलप होता है। चलो, तो ये होमोलिटिक फिजन हुआ तो आर डॉट और एक्स डॉट फॉर्म हुआ। देखो ये 2 मोल लेते हैं तो पहला मोल से आर डैश आर डॉट, दूसरा मोल लेंगे इसी तरह, फिर क्या होगा, वो भी आर डॉट फॉर्म होगा और वो दोनों आर डॉट कंबाइन करके क्या बना देगा, आर ओ आर बना देगा। पहला मेथड से आर डॉट, इसी तरह एक और मोल है, 2 मोल लेते हैं, दूसरा मोल से भी आर डॉट, आर डॉट आर डॉट क्या करेगा, दोनों मिलकर बॉन्ड बना देगा ऐसे, और क्या हो जाएगा, अल्केन बन जाएगा। देखो जैसे रुक जाए, एक एक मोल और बढ़ाओ, ऐसे दिक्कत हो।
ये वाला नहीं है, ये पहला का ये प्रोडक्ट, एक अल्केन बना, और ये अल्केन कैसे बना होगा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर डॉट, इसी का दूसरा मॉलिक्यूल्स जो CH2 डॉट CH3 दोनों कंबाइन होगा, ये बनेगा। और ये कैसे बनेगा समझा रहे हैं। दो प्रोडक्ट बनता है, ये मेजर प्रोडक्ट है और ये माइनर प्रोडक्ट है, जो कि डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। और जब हम टर्सरी अल्कीन लेते हैं तो यही डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर हो जाता है। तो ये ध्यान रखना है, टर्सरी केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बिकम मेजर प्रोडक्ट। और वो कौन सा प्रोडक्ट होगा हम बनाकर बता रहे हैं, पहले ये लिखो इतना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर आए हैं, मैं बोला था नोमेनक्लेचर तक पढ़कर आने के लिए। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़कर आए हैं या नहीं? मैं नोमेनक्लेचर तक खत्म करूंगा, अब ये थोड़ा सा पढ़ाऊंगा, इसको कवर करूंगा और नोमेनक्लेचर तक खत्म करेंगे। आप पढ़े चाहे नहीं, हम अपनी तरफ से तो लगे कि हम पढ़ा दिए हैं, मतलब मेरे तरफ से ऐसा नहीं होगा कि हम छोड़ दिए हैं। चलो देखो, इस केस में भी प्रोडक्ट पहले लिख लो। क्या होगा देखो, प्रोडक्ट कैसे सोचना है, ये कंपाउंड और इसी का मिरर इमेज बना देना, ये कंपाउंड इसी का मिरर इमेज, समझ रहे हो? तो यहाँ पर प्रोडक्ट कैसे बनेगा, CH3 इसी का मिरर इमेज, प्लस ये इस केस में माइनर प्रोडक्ट हो जाता है, ये ध्यान रखना, प्लस डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट भी बनता है और वही मेजर होता है इस केस। ये क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट, यही इस केस में क्या मेजर। अगर कोई समझना चाहता है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट कैसे बनता है तो उसको समझ ले। देखो पहला केस लेकर समझा दे रहे हैं। पहला केस में आपको पता है कि फ्री रेडिकल्स इतना तक जनरेट हुआ, फ्री रेडिकल्स, दूसरा इसी तरह का फ्री रेडिकल्स कंबाइन हो जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। अभी क्या होता है, ये प्रोडक्ट एक, और दूसरा देखो क्या है, ये दूसरा प्रोडक्ट। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट में क्या होता है, ये जो CH बॉन्ड है, ये जो CH बॉन्ड है होमोलिटिकली टूटता है, इसे होमोलिटिकली इस तरह से टूटता है। मिस अभी क्या हो गया, इसके साथ ये हाइड्रोजन अटैच हो गया, और ये क्या होता है ना, ऐसे इस तरह से ये यहाँ पर बॉन्ड बना देगा।
मीन्स क्या हो गया, ये CH3 और ये CH2 और CH3, तो दूसरा क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो वो उस तरह से डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनता है। इस केस में भी समझ सकते हो आप, इस केस में किसी को समझना है तो ये CH3 डॉट, अगर इस केस में किसको समझना है तो देखो कैसे होता है, ये डॉट और दूसरा मॉलिक्यूल्स, किस तरह से होगा, ये देखो बॉन्ड बन जाएगा इसके बीच, समझ सकते हो, ये हाइड्रोजन यहाँ पर अटैच हो गया तो ये वाला मिल जाएगा, और दूसरा वाला, चलो तो ये कैसे डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट बनता है तो ये ध्यान रखना है। देखो कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर CH3Br लीजिएगा और इसको सोडियम ड्राईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाइएगा तो क्या हो जाएगा, CH3 इथेन बन जाएगा। क्या इस मेथड से हम मीथेन बना सकते हैं क्या? देखो यहाँ पर 2 मोल लिखा भी रह सकता है, 2 मोल नहीं भी लिखा रह सकता, आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में लिख कर भी देता है, नहीं भी लिख कर देता है, आपको समझना पड़ेगा कि बाय डिफॉल्ट ये 2 मोल लिया गया होगा। तो क्या इस मेथड से मीथेन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कम से कम 2 कार्बन तो आएगा ही, तो इसमें इसका लिमिटेशन है, इससे हम कभी मीथेन नहीं बना सकते। क्या इससे कभी हम ऑड नंबर ऑफ अल्केन बना सकते हैं क्या? कभी नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा ऑड नंबर ऑफ अल्केन, तो हमेशा इवन अल्केन बनता है इससे। ये सब ध्यान रखना, लिखा देंगे लिमिटेशन में। जैसे देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन करवाते हैं, क्वेश्चन क्या था, चलो सिंपल क्वेश्चन से। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कैसे देखो बनेगा, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स, यहाँ पर फ्री रेडिकल्स, दोनों मिलकर कंबाइन हो जाएगा, मीन्स इसी के अंदर 2 मोल है, कंबाइन हो जाएगा, क्या बन जाएगा बताओ, पेंटेन, 5 कार्बन का रिंग बन जाएगा। क्या बन जाएगा प्रोडक्ट? ये फ्री रेडिकल्स और ये दूसरा फ्री रेडिकल्स कंबाइन हो जाएगा दोनों। देखो ऐसा लेगा अगर तो इसमें क्या होगा ना, यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट, यू विल गेट ए, इधर आ जाओ, इधर बच्ची इधर आ जाओ, तुम उधर, इसी पर आ जाओ ना, इसी पर, तो इधर 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 बैठ जाओ, यहाँ पर आ जाओ, उधर उधर चल जाओ या पीछे चल जाओ। बोलता हूँ बार बार बोलता हूँ ना तुझे कि एक बेंच वहां पर, बार बार बोलता हूँ कि एटलीस्ट तो पहले आया करो ना, एटलीस्ट लड़की, वो लड़की के लिए तो 2 बेंच छोड़ दिया करो, बार बार बोलता हूँ।
मतलब एटलीस्ट वो, अब वो पीछे बैठ के वहां पर स्ट्रगल कर रही है, दिख नहीं रहा है उसको, तो एटलीस्ट होना चाहिए ना कि गर्ल्स को आगे बैठने देना चाहिए। एक बार नहीं, बार बार तुमको पीछे बैठता हूँ, मुझे खराब लगता है कि बार बार तुझे पीछे करता हूँ। तो यहाँ पर देखो मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट मिलेगा। एक प्रोडक्ट तो CH3CH3, अगर इस पर डॉट हो गया, इसी का मॉलिक्यूल्स पर अटैक कर दिया तो CH3CH3, इससे क्या प्रोडक्ट होगा बताओ? ब्यूटेन हो जाएगा। अब देखो समझो, CH3 डॉट अगर इसके CH3CH2 डॉट पर अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन हो जाएगा। यहां पर क्या मिल रहा है आपको? मिक्सचर और प्रोडक्ट मिल रहा है। इसलिए ये मेथड सिमेट्रिकल अल्केन के लिए, सिमेट्रिकल अल्केन बनाओगे तो आसानी से एक प्रोडक्ट मिलेगा। अनसिमेट्रिकल अल्काइल हैलाइड लोगे तो यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट्स। तो इसका लिमिटेशंस क्या क्या ध्यान रखिएगा। पहला लिमिटेशन, लिमिटेशंस, पहला लिमिटेशंस, मीथेन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, प्रीपेयर्ड। दूसरा, दूसरा लिख लीजिए, अगर आपका R' इज टर्सरी, टर्सरी होगा तो इस केस में अल्केन मेजर प्रोडक्ट नहीं होता। इस केस में क्या मिलता है आपको? डिसप्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर मिलता है, डिसप्रोपोर्शनेशन। तीसरा याद रखिएगा, नोट ए गुड मेथड, मेथड फॉर प्रिपरेशंस ऑफ ऑड अल्केन। इवन अल्केन बहुत आसानी से बन जाता है, बट ऑड अल्केन बनाने में प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से एक और रिएक्शंस होता है, उसको बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शंस। और एक होता है ओनली फिटिंग रिएक्शंस। और एक होता है फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। फ्रैंकलैंड, फ्रैंकलैंड ना, हाँ फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। तो वुड्स फिटिंग रिएक्शंस में क्या है? एक आप ओपन चेन अल्केन अल्काइल हैलाइड लोगे और एक आप एरोमेटिक एराइल हैलाइड लोगे। तो यहां पर भी आपको क्या करेगा? यू विल गेट ए मिक्सचर ऑफ 3 प्रोडक्ट। कौन कौन सा प्रोडक्ट? एक तो CH3PH, दूसरा प्रोडक्ट क्या? CH3CH3, और तीसरा प्रोडक्ट क्या? PHPH। इसी को हम लोग बोलते हैं वुड्स फिटिंग रिएक्शंस। ये फिटिंग रिएक्शंस मेनली ना एराइल कंपाउंड पर फोकस किए। देखो जैसे फिटिंग रिएक्शंस है तो इसमें हम लोग क्या क्या लेंगे? ओनली एराइल क्लोराइड लेंगे, ओनली ये एराइल क्लोराइड ही 2 मोल ले लिए। और इसको जब सोडियम ड्राई ईथर के प्रेजेंस में ट्रीट कराएंगे तो क्या मिलेगा? डाइफिनाइल मिलेगा। क्या? डाइफिनाइल। फ्रैंकलिन रिएक्शंस क्या है? अगर हम अल्काइल हैलाइड का रिएक्शंस जिंक के प्रेजेंस में कराते हैं, जिंक, ये सब में सोडियम ड्राई ईथर, फ्रैंकलैंड में जिंक, जिंक के प्रेजेंस में कराएंगे तो इसमें भी क्या होता है? अल्केन बनेगा
और साथ ही साथ जिंक हाइलाइड बनेगा। ये भी 2 मोल लेना पड़ता है। तो ये सब नेम रिएक्शंस है, ध्यान रखोगे। वुड्स रिएक्शंस, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शंस। दूसरा है कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको। कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस, कोल्वेज इलेक्ट्रोलिसिस सिंथेसिस, इसको क्या बोलते हैं? KES, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस सिंथेसिस। एक लाइन में रिएक्शंस कैसे याद रखना है? और इसी को, यही दोनों जब रिएक्ट करता है तो कभी कभी इस तरह से भी लिखकर वो देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सिंपली एसिड बेस रिएक्शंस होकर बना होगा। जब हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या मिलेगा? एक तो आपका अल्केन मिलेगा, अल्केन, अल्केन मिला प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों आपको एनोड पर मिलता है, प्लस आपका दूसरा प्रोडक्ट है NaOH और प्लस हाइड्रोजन गैस, ये दोनों आपको कैथोड पर मिलता है। ये ध्यान रखें। यही एक लाइन में आप रिएक्शंस को ध्यान रखिएगा। अब कैसे होता है थोड़ा ये बता देता हूं। सबसे पहले तो ये एसिड बेस रिएक्शंस होगा, ये एसिड बेस रिएक्शंस है। ये OH माइनस क्या करेगा? इसका H प्लस ले लेगा और क्या बना लेगा? इसको क्या बोलते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, हम इसी में इलेक्ट्रिसिटी एनोड पर, एनोड का साइन क्या होता है? प्लस या माइनस? इलेक्ट्रोलिसिस में अच्छा माइनस, प्लस होता है, माइनस होता है। किस में माइनस होता है? गैल्वेनिक सेल में। गैल्वेनिक सेल में एनोड का साइन माइनस और इलेक्ट्रोलिसिस सेल में एनोड का साइन, हाँ ये प्लस। और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है या रिडक्शन होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, देखो क्या होगा? ये CO2 निकलने का सीन बनेगा। CO2 देखो ऐसे निकलेगा, क्या हो गया? CO2 बाहर निकल जाएगा और ये क्या बन जाएगा? R डॉट बन जाएगा। क्या बनेगा? R डॉट। और ये जो R डॉट है, इसी मेथड से एक और R डॉट बनेगा और दोनों कंबाइन हो जाएगा, क्या बना देगा? RR, अल्केन बना देगा। अल्केन क्या बना देगा? अल्केन, ऐसे लिख लो, अल्केन बना देगा। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या मिला है? CO2 गैस भी तो इवॉल्व हुआ है एनोड पर। CO2 गैस, ये CO2 बाहर निकल जाएगा। तो एनोड पर आप देख सकते हो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला और अल्केन मिला। कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है।
और कैथोड पर हमेशा केटायन जाएगा। केटायंस मीन्स क्या, ये Na+ जो एनोड पर इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, कैथोड पर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सोडियम बनाएगा। और अगर हम इसको एक्वस मीडियम है, वाटर है, तो तुरंत ये क्या करेगा, NaOH बना लेगा और साथ साथ हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। तो आप देख सकते हो कैथोड पर NaOH और हाइड्रोजन गैस और एनोड पर CO2+ अल्केन। यहां पर भी एक चीज ध्यान रखना है, अगर आपका R' टर्सरी हुआ तो इस केस में मेजर प्रोडक्ट जो बनता है, अगर इसका हम KES कराएं, कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस कराएं, तो इस केस में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है दैट वन इज ईस्टर। ईस्टर बिकम मेजर प्रोडक्ट। तो ये बात ध्यान रखना है। जैसे वुड्स रिएक्शंस में अगर टर्सरी अल्काइल हैलाइड लेते थे तो उस केस में डिस्प्रोपोर्शनेशन प्रोडक्ट मेजर हो जाता था। इस केस में अगर आप टर्सरी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लोगे, ईस्टर बिकम मेजर प्रोडक्ट। कुछ एग्जांपल प्रैक्टिस कर लीजिए। देखो ये सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसमें कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो ओनली मेजर प्रोडक्ट के बारे में सोचना है। क्या सोचना है, ये CO2 तो बाहर निकल जाएगा, ये CH3 डॉट और दूसरा CH3 डॉट से कंबाइन होकर यही अल्केन बना देगा। देखो ये एक ऐसा मेथड है जिससे आप अल्कीन अल्काइन सब बना सकते हो। देखो अगर इसका हम कोल्ड इलेक्ट्रोलिसिस करें तो क्या होगा, ये CO2 निकलेगा, डॉट लगेगा, ये CO2 निकलेगा, डॉट लगेगा, दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेगा, अल्कीन बना लेगा। ये अल्कीन बन जाएगा। इसमें क्या होगा, देखो बताओ, इसका अगर KES करा दिए तो मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, क्या, साइक्लोब्यूटेन। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 मेंबर का रिंग हो जाएगा। कैसे, ये CO2 निकलेगा यहाँ पर डॉट। अब ये क्या करेगा ना, इसके अंदर ही अल्काइल हैलाइड है, ये जो डॉट है तुरंत यहाँ पर भी डॉट आएगा और इसके साथ कंबाइन होकर ये CO2 निकल जाएगा बाहर। CO2 बाहर निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, 4 मेंबर का रिंग बन जाएगा, साइक्लोब्यूटेन। तो ये सब कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करो, ये नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पर भी सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कर दो, अब होगा सही। यहाँ पर भी ये CO2 निकला, डॉट आया, यहाँ पर भी CO2 निकला, डॉट आया, दोनों कंबाइन किया, साइक्लोब्यूटेन बन गया। इससे चाहे तो हम अल्कीन भी बना सकते हैं, अल्काइन भी बना सकते हैं। अगर इसका KES कराएं तो CO2 निकला डॉट, CO2 निकला डॉट, क्या बन जाएगा, अल्काइन बन जाएगा। इसका लिमिटेशन ध्यान रखिएगा।
इससे आप इवन अल्केन ही बना सकते हो। क्या आप ऑड अल्केन बना सकते हो इससे? नहीं, जब भी बनेगा इवन अल्केन बनेगा। दूसरा, अगर R आपका टर्सरी होगा तो क्या कौन सा प्रोडक्ट मेजर होता है? ईस्टर इज मेजर। तो ये दो बात ध्यान रखना है आपको। चलो अब इसको छोड़ देते हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोट जल्दी निकालो। हाँ, लिमिटेशन बोल देता हूँ। लिमिटेशन पहला लिख लो, इट इज फॉर इवन अल्केन। सेकंड लिख लेना, अगर R डैश टर्सरी होगा देन ईस्टर बिकम मेजर प्रोडक्ट। इट इज फॉर इवन अल्केन। और सेकंड, अगर R डैश टर्सरी होगा देन ईस्टर बिकम मेजर प्रोडक्ट। आई थिंक सो हम लिगेंड बता रहे थे, बाइडेंटेड लिगेंड पर चर्चा कर रहे थे। बाइडेंटेड लिगेंड पर, बाइडेंटेड लिगेंड दो तीन लिगेंड बता, जैसे बाइडेंटेड लिगेंड एक बताए थे, EN इज व्हाट? इथाइलिन डायमीन। इथाइलिन डायमीन क्या? ये कैसा लिगेंड है? बाइडेंटेड लिगेंड। बाइडेंटेड लिगेंड है। देखो ये कैसा सिमेट्रिकल लिगेंड है या अनसिमेट्रिकल लिगेंड है? सिमेट्रिकल लिगेंड। सिमेट्रिकल लिगेंड के लिए कंडीशन इज दैट व्हाट? डोनर एटम सेम होना चाहिए और साथ ही साथ एक POS आना चाहिए। दूसरा लिगेंड एक OX बताए थे, दिस वन इज ऑक्सलेट। ऑक्सलेट इज आल्सो ए बाइडेंटेड लिगेंड एंड दिस इज आल्सो ए सिमेट्रिकल लिगेंड। इसको हम ऑक्सलेट बोलते हैं। ये ऑक्सलेट है, ये ऑक्सलेट है। इसमें डोनर साइट कौन कौन है? देखो दो डोनर साइट है, ये मेटल्स को लोन पेयर देगा। ये EN क्या? इथाइलिन डायमीन, यही है। देखो ये लोन पेयर डोनेट करेगा दोनों नाइट्रोजन। फिर ये दोनों हो गया था। फिर एक बताए थे GLY, ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो का ओरिजिन क्या था? इसको अगर याद हो आपको तो इसको हम क्या बोलते थे? ग्लाइसिन बोलते थे। क्या? ग्लाइसिन। ग्लाइसिनेटो बनाना है तो देखो ये ग्लाइसिनेटो बन गया। ये डोनर साइट, ये डोनर साइट मेटल्स को लोन पेयर डोनेट करेगा, दो लोन पेयर डोनेट करेगा। ये एक अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, इसको AB से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमेट्रिकल लिगेंड को AA से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब ध्यान रखना। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है? -1। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है? -2। इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या है? 0। तो ये सब भी ध्यान रखना है। तो ये तीन लिगेंड तो आपको जरूर याद रखना चाहिए। एक और बताए थे ACAC। ACAC उसको कैसे याद रखोगे? ये दिस वन इज एसिटाइल ग्रुप और ये क्या है? एसीटोन लगाओ, एसीटोन। हाइड्रोजन का एक निकाल दो, एसीटोन। अब क्या करो? टोटोमेरिज्म्स करा दो, यही डोनर साइड। समझे? ये क्या है? ACAC। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। फिर और लिगेंड जैसे कुछ है, देखो एक DMG, ये याद रखना बहुत जरूरी है। DMG ये भी एक बाइडेंटेड लिगेंड है। ये DMG क्या होता है इसको भी ध्यान रखें। ये है DMG आपका। कैसे बनता है इसको कैसे याद रखोगे? ये कीटोन है। इसको इसका नाम क्या था? नाम भी वहां पर लिखा हुआ है, देखो। दिस वन इज डाइमिथाइल ग्लाइक्सो बोलते हैं इसको, डाइमिथाइल ग्लाइक्सो, डाइमिथाइल ग्लाइक्सो। अब इसका अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा जानते होगे तो इस तरह का रिएक्शन हम करवाएंगे आपको। NH2OH, NH2OH और ये NH2OH। तो क्या होता है ना, इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है। ये जो नाइट्रोजन का दोनों हाइड्रोजन है
एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाता है यहाँ पर, ये वाटर मॉलिक्यूल्स निकल गया और ये कंबाइन हो गया। कंबाइन होने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, देखो ये दोनों जब कंबाइन होगा एक वाटर मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा तो इस तरह से दिखेगा, ये इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। अगर बेसिक मीडियम में लोगे तो क्या होगा, बेसिक मीडियम में आप क्या करो ना, एक ऑक्सीजन का माइनस निकाल दो। यही ये जो बना आपका दिस वन इज डाइमिथाइल, ये इसको क्या बोलते हैं, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सिन, ग्लाइऑक्सीनेटो, क्योंकि लिगेंड का लास्ट में ओ आता है, क्या, डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीनेटो। अब इसमें डोनर साइट ध्यान रखना, डोनर साइट नाइट्रोजन होता है, ये एक डोनर साइट है, ये एक डोनर साइट है, समझ रहे हो ना, वो देखो इसलिए वहां पर लगाया गया होगा, ये दोनों साइड, ये दोनों नाइट्रोजन्स है, इसी को हम बोलते हैं डीएमजी। डीएमजी का प्रैक्टिकल यूज है क्या, ये निकेल Na2+ को एस्टिमेट करने में यूज होता है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बहुत ज्यादा पूछा करते हैं। तो डीएमजी ध्यान रखना है, ये एक बाइडेंटेट लिगेंड है, बाइडेंटेट लिगेंड है, डोनर साइड क्या है, नाइट्रोजन, और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, तो हम बोले -1, ये सब भी ध्यान रखना है डीएमजी के ऊपर। फिर एक सैलिसिलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड में एक ऑक्सीजन पर अगर माइनस लगा दोगे तो क्या बोलेंगे, सैलिसाइलेटो, सैलिसिलिक एसिड सैलिसाइलेटो। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ये लिगेंड इतना लिखा गया है, तो ये सब जो बाइडेंटेट लिगेंड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होगा ये सब, तो इसको आपको याद करना मस्ट है। और भी एक दो लिगेंड लिखा हुआ है, एक डाइपिरिडीन, डाइपिरिडीन तो समझ में आपको आ रहा होगा, 2 पिरिडीन को हम फ्यूज करवा दिए, और एक है आपका PHEN, 3 पिरिडीन एक तरह से है, बीच में एक बेंजीन रिंग है, एक पिरिडीन इधर एक पिरिडीन इधर, तो इसको हम लोग बोलते हैं PHEN, दैट इज 110 फिनोल्फथलीन। ये इतना इंपॉर्टेंट ये दोनों नहीं है, बट ये जो लिगेंड लिखा हुआ है ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तो बाइडेंटेड लिगेंड हो गया। ट्राइडेंटेड लिगेंड क्या हो जाएगा, जिसमें 3 लोन पेयर डोनेट करेगा, दैट इज ट्राइडेंटेड लिगेंड, उसको हम ट्राइडेंटेड लिगेंड बोलेंगे। ट्राइडेंटेड का एग्जांपल एक ध्यान रखना है, एक एग्जांपल तो फिक्स है, क्या कैसे सोचोगे एक एग्जांपल, देखो ये क्या था, बाइडेंटेड था, ये क्या था, इथाइलिन डाइमीन, दैट इज बाइडेंटेड। अब क्या करो, इसका एक हाइड्रोजन निकाल लो, और हाइड्रोजन निकाल लो और इधर एक और चेन बढ़ा दो, ये कैसा लिगेंड हो जाएगा, 1 2 3 ट्राइडेंटेट हो जाएगा, ट्राइडेंटेट। डोनर साइड देखो ऐसा है, डोनर साइड ये ट्राइडेंटेट है। अगर मुझे टेट्राडेंटेट बनाना होता तो क्या करते, ये टेट्राडेंटेट हो गया। अच्छा इसका नाम क्या होता है, इसका नाम अगर अब कोई पूछता हमसे तो क्या बोलते हैं, देखो 2 इथाइलिन ग्रुप है, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, क्या, डाइइथाइलिन ट्राइएमीन, तो इसको अगर एक और लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ट्राइइथाइलिन टेट्राएमीन, 4 एमीन हो जाएगा ना। तो ये सब, तो एक तो आपको हम ट्राइडेंटेट का एग्जांपल दे दिए, टेट्राडेंटेट में देखोगे तो यही एग्जांपल होगा, टेट्राडेंटेट में देख लो ये एग्जांपल है टेट्राडेंटेट में। और एक अगर पेंटाडेंटेट बनाना होगा तो क्या होगा बताएं, यहाँ पर एक और जोड़ देंगे पेंटाडेंटेट, CH, ये हाइड्रोजन हटाएंगे, CH2 और NH2, दैट विल बिकम पेंटाडेंटेट। उसका भी आप नाम लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, कितना इथाइलिन ग्रुप हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा, 4 मीन्स टेट्रा इथाइलिन पेंटाएमीन, 5 है ना, तो इसलिए पेंटाएमीन। तो ये इसी तरह एक हेक्साडेंटेट है, तो हेक्साडेंटेट में एग्जांपल देखो, एक तो हेक्साडेंटेट का एग्जांपल ध्यान रखना जरूरी है, ये वाला EDTA, इसको क्या बोलते हैं, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट, एसीटेटो। और इसके ऊपर ध्यान रखना है, इसके ऊपर -4 चार्ज होता है, -4 चार्ज। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, तो ये क्या है बताओ, ये तो इतना जानते होगे, दिस वन इज इथाइलिन डायमीन, इसका दोनों हाइड्रोजन हटाएंगे, एसीटेटो ग्रुप लगाएंगे, ये देखो ये ग्रुप लगा दिए,
इसका भी दोनों हाइड्रोजन हटाओ और ये ग्रुप लगा दो, हो गया, बन गया EDTA। क्या नाम है? इथाइलिन। दिस वन इज इथाइलिन। दो एमीन ग्रुप, इथाइलिन डायमीन, और ये कितना, 1 2 3 4 टेट्रा एसीटेट। टेट्रा एसीटेट, क्योंकि आपको ये पता है ये कौन सा एसिड हो जाएगा, एसिटिक एसिड हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, अगर माइनस लगा दिया एसीटेट बोलेंगे इसको, एसीटेटो। तो ये क्या, 4 एसीटेटो ग्रुप है, तो इसलिए बोला क्या, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। 4 निगेटिव कैसे, देखो ये 4 निगेटिव। 6 डोनर साइड कैसे, 1 डोनर साइड, 2 डोनर साइड, 3 डोनर साइड, 4 डोनर साइड, 5 डोनर साइड, 6 डोनर साइड। समझ रहे हो? अगर ये जो EDTA, अगर EDTA ऐसा लिखा रहे तो ये इट बिकम पेंटाडेंटेड। पेंटाडेंटेड कैसे, एक हटा दूंगा, देखो ये क्या बन गया, ये EDTA, इसका भी नाम EDTA ही है, बट EDTA भी है, बट इसमें इसका अभी डेंटिसिटी 5 है। कैसे, 1 2 3 4 5, देखो यही एग्जांपल लिखा हुआ वहां पर, और इसके ऊपर ओवरऑल कितना चार्ज, 3 4, 3 निगेटिव चार्ज। तो ये सब ध्यान रखना। हेक्साडेंटेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। इसमें डोनर साइड, इसमें देखोगे 2 नाइट्रोजन डोनर साइड है और 4 ऑक्सीजन डोनर साइड है, ये सब बातें भी ध्यान रखना है आपको। तो ये सब एग्जाम्पल बता दिया। आई थिंक सो जितना भी लिगेंड था सबको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा आपको। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेशल बिहेवियर ऑफ लिगेंड। एक होता है चिलेटिंग लिगेंड, होता है चिलेटिंग लिगेंड। चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है ना, कुछ लिगेंड का रिंग बनाने का टेंडेंसी होता है, सेंट्रल मेटल के साथ कंबाइन करके रिंग बनाने का टेंडेंसी होता है, उसी को हम चिलेटिंग रीजेंट बोलते हैं। आप देखो उसमें लिखा होगा यही, बाइडेंटेट, बाइडेंटेट या पोलीडेंटेट। पोलीडेंटेट मतलब जिसका डेंटिसिटी 2 से ज्यादा हो उसको पोलीडेंटेट बोलेंगे। मीन्स 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, दैट बिकम पोलीडेंटेट। बाइडेंटेट या पोलीडेंटेट which attach themselves with central metal atom in such a way that they form a ring are called, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पोलीडेंटेट लिगेंड, सॉरी चिलेटिंग लिगेंड। इसमें 2-3 टर्म ध्यान रखना। एक होता है, देखो चिलेशन क्या होता है, चिलेशन, और एक होता है चिलेट, और एक होता है चिलेट इफेक्ट। ये सब टर्म ध्यान रखना, चिलेट इफेक्ट। तो चिलेशन किसको बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग दैट इज कॉल्ड चिलेशंस। ये इसको क्या बोलते हैं, देखो लिखा हुआ, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिंग इज कॉल्ड चिलेशंस। फिर एक सेकेंड टर्म है चिलेट, जो रिंग फॉर्म होता है, जो रिंग बनेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेट बोलेंगे। और जब भी चिलेशंस होगा, जब भी चिलेट बनेगा, चिलेट बनने से क्या होता है, उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी, उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, और उसी को हम लोग बोलते हैं दैट इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। तो चिलेट इफेक्ट भी क्या लिखा हुआ, देखो वहां पर, नॉर्मली 5 or 6 member rings are stable and complex having relatively more stable than normal complex, and this increase in stability is called चिलेट इफेक्ट। और एक और होता है दैट इज चिलेट कॉम्प्लेक्स, जिस कॉम्प्लेक्स के अंदर चिलेट बनेगा उसी को क्या बोलेंगे, दैट इज चिलेट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आना चाहिए। चलो उसके बाद जैसे कुछ चिलेशन, जैसे इथाइलिन डायमीन, आपको पता होना चाहिए इथाइलिन डायमीन क्या है, एक बाइडेंटेट लिगेंड है। क्या है, बाइडेंटेट लिगेंड। तो अगर ये सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या करेगा, ये 5 मेंबर का एक रिंग बनाएगा। लिगेंड themselves combine with central metal atoms to form a ring that is called, उसी ये लिगेंड को हम लोग क्या बोलेंगे, चिलेट लिगेंड बोलेंगे। कितना मेंबर का रिंग बनाया, 5 मेंबर का रिंग। 5 मेंबर का रिंग बनाने से इसका स्टेबिलिटी बढ़ गया। समझ रहे हो ये चीज? चलो, तो चिलेट लिगेंड क्या होता है समझ में आ गया होगा। इसी तरह एक लिखा होगा, नंबर ऑफ चिलेट रिंग फॉर्म्ड इज इक्वल टू डेंसिटी -1। डेंसिटी -1, जैसे आपको पता है इसका डेंसिटी कितना होता है, 2 होता है। तो ये कितना रिंग बनाएगा, 2 - 1, एक ही रिंग बनाएगा। जैसे एक और है, जैसे एग्जांपल दिया PTRIEN सल्फेट। अब इसमें बोल देगा कि कितना रिंग बॉन्ड फॉर्म होगा,
तो रिंग फॉर्म होगा, कैसे निकालोगे? ये ट्राइएन है, ट्राइएन मतलब क्या? ट्राई इथाइलिन डायमीन। इसका डेंसिटी कितना होगा? ट्राई इथाइलिन डायमीन, इसका 6 हो जाएगा। ट्राई इथाइलिन डायमीन 4 होगा। ट्राई इथाइलिन डायमीन 3 इथाइलिन ग्रुप होगा, एक इथाइलिन ग्रुप, 2, देखो एक इथाइलिन ग्रुप, 2 इथाइलिन ग्रुप, 3 इथाइलिन ग्रुप, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, एक नाइट्रोजन यहाँ, कितना है बताओ? 4। डेंसिटी 4। इसका अगर डेंसिटी 4 तो कितना रिंग फॉर्म होगा, कितना चिलेट फॉर्म होगा? 3 होगा, क्योंकि डेंसिटी -1। इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? देखो सल्फेट के ऊपर -2 तो इसके ऊपर +2। ये इसके ऊपर कितना चार्ज? न्यूट्रल, मीन्स +2। आपको ध्यान रखना है कि प्लेटिनम या प्लाडियम का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर +2 है तो हमेशा उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होगा। और है भी, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना ये, क्योंकि इसका 4 डोनर साइट है। तो चलो ये देख लो, ये नीचे बनाया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल और लिया गया, देखो इसका डेंसिटी कितना होता है? 2 होता है, डेंसिटी 2 होता है। कितना रिंग बनाएगा? 3 रिंग बनाएगा, 3 रिंग ही बनेगा ना। जैसे ये क्या है, क्या डेंसिटी -1, तो एक रिंग बनेगा ना। पूरे कॉम्प्लेक्स में कितना रिंग बनेगा? हाँ, एक इथाइलिन डायमीन ऑब्वियसली एक रिंग बनाएगा, तो 3 इथाइलिन डायमीन है ना, तो कितना रिंग बनेगा कॉम्प्लेक्स के अंदर? 3 बनेगा। हाँ, एक को निकालने के लिए डेंसिटी -1 करोगे ही ना, तो एक के साथ 1 रिंग, तो 3 के साथ कितना? 6 रिंग हो जाएगा। अरे देखो ये कॉम्प्लेक्स बना ही देता हूं। ये है आपका इथाइलिन डायमीन, इसको हम ऐसे दिखाते हैं, इथाइलिन डायमीन। देखो एक रिंग बनाया, इसी तरह दूसरा इथाइलिन डायमीन, दूसरा रिंग, फिर इसी तरह क्या, तीसरा रिंग। हम्म, 3 रिंग। देखो कैसे दिखाया गया है, उस तरह से भी आपको लिखने आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में उसी तरह से रिप्रेजेंटेशन करके दिए रहते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए। ये इथाइलिन एमिन को चाहे तो हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे वो किया है EN ऐसे। ये इथाइलिन डायमीन का रिप्रेजेंटेशन है। चलो, तो ये भी हो गया चिलेट लिगेंड क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होता है? उसमें लिखा गया लिगेंड हैविंग 2 डिफरेंट डोनर एटम but at the same time coordination number only one donor atom donate its lone pair, उसी को हम लोग बोलते हैं एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब क्या? एम्बीडेंटेड लिगेंड मतलब उसके अंदर 2 डोनर साइट होगा, बट एट ए टाइम एक ही डोनर साइट काम करेगा। जैसे कुछ एग्जांपल, CN-, अगर ये कार्बन साइड से डोनेट करेगा तो इसको क्या बोलते हैं? साइनाइटो C। अगर नाइट्रोजन साइड से डोनेट करेगा तो क्या बोलते हैं? साइनाइटो N। तो ये लिगेंड एम्बीडेंटेड लिगेंड है। इसके अंदर 2 डोनर साइट है, बट एट ए टाइम जब डोनेट करने की बात आती है तो एक ही साइड से डोनेट करता है, इसी को क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसलिए कुछ और एग्जांपल जैसे ये सब याद रखना है, NCS-, SCN-, ये सब का नाम बता चुका हूं मैं, जो भी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आप देख लीजिएगा। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ो। लिगेंड विच कैन चेंज देयर डेंसिटी आर नोन एज फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड। जैसे कुछ लिगेंड है ना, कुछ लिगेंड अपना डेंसिटी चेंज कर लेते हैं। जैसे ये सल्फेट आयन, अगर सल्फेट आयन देखो, ये सल्फेट आयन अपना डेंसिटी चेंज कर सकता है। ये सल्फेट आयन, इन जनरल सल्फेट आयन का डेंसिटी 1 होता है, बट कभी कभी इसका क्या करता है, अपना डेंसिटी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज करके 2 भी कर लेता है।
तो ये क्या है, एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल नेचर का है। जब इसको टाइम मिलता है तो 2 की तरह भी काम करना शुरू कर देता है, जब इसको टाइम मिलता है तो 1 की तरह भी काम करना शुरू कर देता है। जैसे कुछ एग्जांपल दिया होगा, पहला वाला कॉम्प्लेक्स देखो क्या है, देखो कोबाल्ट, ईएन और क्या है सल्फेट, ये कॉम्प्लेक्स को देखो +1 चार्ज है ना। तो अभी यहां पर देखो, हम जानते हैं अगर इसके ऊपर चार्ज निकाले, हम चार्ज निकाले, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, इथाइलिन डाइमीन न्यूट्रल्स, इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा बताओ, ओवरऑल कितना रखें हम, +3 रखेंगे तभी ये क्या होगा, +1 आएगा, यही है ना, +1 आ जाएगा। तो अभी यहां पर देखो EN2 है क्या, अच्छा EN2 है, हाँ। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि कोबाल्ट, ये सब कोबाल्ट जब भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया कैसे, तो देखो एक इथाइलिन डाइमीन का कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका डेंसिटी 2 होगा, 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, 2 है तो कितना बनाएगा, 4 बनाएगा। और ये सल्फेट को अगर इसका डेंसिटी 6 होना है तो सल्फेट का 2 डोनर साइट होना चाहिए, तभी ये हेक्साडेंटेट होगा, समझ, तभी ये इसका कितना, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो सल्फेट यहाँ पर देखो कैसे काम करेगा, सिचुएशन आया चेंज कर गया, ये कैसा बाइडेंटेट की तरह काम करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पर देखो बना कर दिया गया होगा, सल्फेट का 2 डोनर साइट दिखा दिया होगा, O-O-, समझ में आ गया। और दूसरा एक और एग्जांपल दिया होगा, जैसे कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स है CONH3 और सल्फेट। अगर यहां पर देखोगे इसके ऊपर कितना चार्ज है, +1, सल्फेट के ऊपर -2 चार्ज, इसके ऊपर ओवरऑल +3 चार्ज। सल्फेट का हम जानते हैं कोबाल्ट जब भी +3 में होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होना है। 5 कोऑर्डिनेट बॉन्ड तो अमोनिया ही बना लिया, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए सल्फेट को एक ही डोनर साइट होगा। तो यहाँ पर हाँ इसके पास 2 डोनर साइट है, बट सिचुएशन इसको बोल रहा है कि तुम एक ही लोन पे डोनेट करो। तो अभी ये क्या करे, कैसे काम करेगा, मोनोडेंटेट की तरह काम करेगा, अपना डेंसिटी चेंज कर लिया। तो ये कैसा लिगेंड है, ये कैसा लिगेंड है, ये फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है। तो समझ में आ गया फ्लेक्सीडेंटेड किसको बोलते हैं, एम्बीडेंटेड किसको बोलते हैं, चिलेट लिगेंड किसको बोलते हैं, इसको समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ब्रिज लिगेंड क्या होता है। ब्रिज लिगेंड तो पढ़ लो, ब्रिज लिगेंड का डेफिनेशन, लिगेंड विच एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन 2 सेंट्रल मेटल्स आर नोन एज ब्रिज लिगेंड। जैसे एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल में देखो OH एक ब्रिज लिगेंड की तरह काम कर रहा है, ये भी लिखा गया है। नॉर्मली जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड सच एज, कुछ एग्जांपल लिखा गया OH-, NH2- को क्या बोलते हैं, NH2- को अमाइडो। तो ये सब नाम याद रखना, अमाइडो। तो ये सब क्या ब्रिज लिगेंड की तरह काम करते हैं, 2 कॉम्प्लेक्स है और बीच में OH- एक ब्रिज की तरह काम कर रहा होगा, समझ में आ गया। तो ब्रिज लिगेंड में उतना ज्यादा नहीं है। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ते थे, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, किसी को पता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या, हाँ, इंक्रीज इन स्टैंडर्ड पोटेंशियल मींस एलिमेंट आर अरेंज्ड इन देयर इंक्रीजिंग रिडक्शन पोटेंशियल्स, that is called increasing or decreasing reduction potentials are known as, that one is electrochemical series, electrochemical series। इसी तरह इसमें पढ़ोगे क्या, SCS स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अभी तो ओनली इंट्रोडक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अकॉर्डिंग लिगेंड को 2 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड बोलते हैं और एक वीक फील्ड लिगेंड बोलते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या होता है, जो भी स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा ना उसको याद रखोगे कैसे, कान, नाक और हाथ, कैसे, कान, नाक लिखा हुआ है और हाथ। तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन डोनर, कार्बन और नाइट्रोजन डोनर वाला हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, ध्यान रखना, कार्बन नाइट्रोजन वाला डोनर हमेशा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और मतलब ऑक्सीजन और हाथ मतलब हाइड्रोजन, और ये दोनों हमेशा वीक फील्ड लिगेंड। इतना याद रखना जरूरी है, कार्बन नाइट्रोजन डोनर हमेशा
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। क्यों स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ये आसानी से डोनेट कर सकता है, बट इन दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए डोनेट करना नहीं चाहता है, इसलिए वीक फील्ड लिगेंड। तो कान नाक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और हाथ वीक फील्ड लिगेंड। तो इसमें एक चीज ध्यान रखना है, जो वीक फील्ड लिगेंड होंगे, वीक फील्ड लिगेंड और ये जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पर एक एक्स्ट्रा एक स्पेशल पावर आ गया है। क्या पावर आ गया है? अभी से ध्यान रखोगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का पेयरिंग करने का पावर आ गया। क्या? पेयरिंग करने का पावर आ गया है। ये पेयरिंग नहीं करा सकता है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कराएगा? पेयरिंग कराएगा। कैसे पेयरिंग कराएगा इसको समझे। अगर मान लो कि 3D में आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या? 3D में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कैसे? तो ये 3D ऐसे हम लोग बोलते हैं, अगर हुम्स रूल को फॉलो करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भरने का ऐसा अधिकार दिया गया है आप लोग को, ऐसे भरोगे हुम्स रूल को फॉलो करते हुए। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो इसको एक स्पेशल पावर क्या भगवान दे दिए हैं? पेयरिंग करा सकता है। तो पेयरिंग कराएगा तो क्या, देखो इस तरह से पेयरिंग करा देगा। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के पावर है। वीक फील्ड लिगेंड का ऐसा पावर नहीं है। वीक फील्ड लिगेंड मजबूर है कि हम ऐसे ही रहेंगे। तो ये चीज ध्यान रखना, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग करा सकता है, वीक फील्ड लिगेंड पेयरिंग नहीं करा सकता है। तो इसके बेसिस पर दो, कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड? कान और नाक। वीक फील्ड लिगेंड कौन? और हाथ। और हाथ। जैसे अगर मैं बोलूं इथाइलिन डायमीन कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि इसमें डोनर साइड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डोनर साइड मींस कान और नाक, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अगर मैं ऑक्सलेट की बात करूं, ऑक्सलेट स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या वीक फील्ड लिगेंड? वीक फील्ड लिगेंड। वाटर, वाटर इज ए वीक फील्ड लिगेंड, ऑक्सीजन डोनर होगा। जैसे अगर कार्बोनिल, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यही है, सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कार्बोनिल इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग। जब देखोगे स्पेक्ट्रोकेमिकल कार्बोनिल, इसी तरह NO, ये भी, ये कैसा लिगेंड हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। इसको नाइट्रोसिल बोलते हैं। ये सब ध्यान रखना है। तो कुछ कुछ आइडिया हो गया, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग टेंडेंसी, लिगेंड को दो पार्ट में क्लासिफाई किया गया है, नॉर्मल और क्लासिकल लिगेंड, और एक नॉन क्लासिकल और पाई एसिड और पाई एक्सेप्टर लिगेंड। ये क्या बोलना चाहता है इसको समझे। देखो अगर हम बोलूं, अगर आप पढ़ कर आते होगे तो आपको, हमें लगता है कि बहुत ज्यादा समझ में आता होगा, अगर नहीं पढ़ कर आते होंगे तो हमको लगता है बहुत कम समझ में आता होगा। तो आप कौन सा लिस्ट में लाया करते हैं आप खुद समझ सकते हो। देखो नॉर्मल या क्लासिकल लिगेंड किसको बोलेंगे, इसको एक बार पढ़ लेते हैं, पढ़ लो डेफिनेशंस क्या है। क्लासिकल लिगेंड, लिगेंड विच कैन ओनली डोनेट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल। मतलब लिगेंड क्या करेगा, जैसे F- सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करेगा, इसको क्या बोलेंगे? क्लासिकल लिगेंड। और ये नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होगा? नॉन क्लासिकल लिगेंड में दोनों चीज चलेगा। क्या चलेगा? ये जो लिगेंड है, ये जो लिगेंड है, सेंट्रल मेटल को तो अपना लोन पेयर दिया, अब ये क्या करेगा? लिगेंड सेंट्रल मेटल्स को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, साथ ही साथ ये लिगेंड क्या करेगा? अपने वैकेंट ऑर्बिटल्स में सेंट्रल मेटल का लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। मींस यहाँ पर ये लिगेंड है, दो तरह काम कर रहा है, एक लोन पेयर डोनेट भी कर रहा है और साथ ही साथ लोन पेयर एक्सेप्ट भी कर रहा है, लोन पेयर एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बना रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन क्लासिकल लिगेंड। क्या? नॉन क्लासिकल लिगेंड। तो यही डेफिनेशन से एक बार पढ़ लो, लिगेंड विच कैन डोनेट देयर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल्स एटम्स टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज एन सिग्मा बॉन्ड। और साथ ही साथ क्या लिखा गया? दे एक्सेप्ट द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सेंट्रल मेटल इन देयर वैकेंट ऑर्बिटल्स। और मेनली क्या, ये वैकेंट डी होगा या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होगा, टू फॉर्म पाई बॉन्ड। उसको क्या बोलते हैं? पाई एसिड। वाई पाई एसिड? क्योंकि एसिड लोन पेयर एक्सेप्ट करता है और ये लिगेंड भी क्या कर रहा है? लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर एक्सेप्ट करके पाई बॉन्ड बना रहा है, इसलिए पाई एसिड भी बोलते हैं इसको। और ये पाई एक्सेप्टर लिगेंड। तो समझ में आ गया होगा क्लासिकल लिगेंड क्या होता है, नॉन क्लासिकल लिगेंड क्या होता है। आगे बढ़ो, जैसे वहां पर एग्जांपल में दिखाया गया उसको आप देख लीजिएगा।
जैसे ये मेनली मेटल कार्बोनिल में होता है, मेटल कार्बोनिल, उसको इस तरह का बॉन्डिंग को स्पेशल नाम दिया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, सिनर्जिक बॉन्डिंग बोलते हैं। वो बनाकर दिखा गया, वहां पर पढ़ लीजिएगा एक बार। फिर एक नेक्स्ट तरह का लिगेंड है, दैट इज पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। क्या? पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड। मतलब इसमें और पहले वाला में फर्क क्या है? पहले वाला में क्या बोले थे, दैट इज पहले पाई डोनर, सॉरी सिग्मा डोनर एंड पाई एक्सेप्टर। अभी क्या है, पाई डोनर पाई एक्सेप्टर। दोनों में अंतर समझ में आ रहा है? तो अभी इसमें क्या होगा, देखो समझो, इसमें क्या होगा, जैसे एग्जांपल इसका याद रखना है, जैसे सॉल्ट, जैसे सॉल्ट, ये एग्जांपल याद रखना है, इसको क्या बोलते हैं, जैसे सॉल्ट, जैसे सॉल्ट, प्लेटिनम Cl3 और ये क्या, eta2C2H4, यही इसी को क्या बोलते हैं, जैसे सॉल्ट बोलते हैं, जैसे सॉल्ट। एग्जांपल ध्यान रखना है। अब इसमें ये समझना है ये क्या है, ये ऐसा लग गया क्या है, इसको हम बोलते हैं हेप्टिसिटी बोलते हैं, हेप्टिसिटी। तो हेप्टिसिटी, पहले इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं, ये क्या है, देखो प्लेटिनम है, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बताओ, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, देखो क्लोरीन के ऊपर -3 हो जाएगा टोटल, और ये तो न्यूट्रल है, तो इसको इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा, +3, तभी जाकर क्या होगा, न्यूट्रल्स होगा, +3 हो जाएगा तो जाकर न्यूट्रल हो जाएगा। अच्छा रुक जाओ, 1 2 3, अच्छा ये पोटासियम यहाँ पर छूट गया, पोटासियम छूट गया तो कितना आ जाएगा, +2 हो जाएगा, +2 हो जाएगा, तभी तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो ये प्लेटिनम, आपको ये पता है प्लेटिनम जब भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रखता है कोऑर्डिनेशन नंबर 4, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 प्लेटिनम का, ये भी अभी से ध्यान रखना, प्लेटिनम ग्रुप 4D और 5 सीरीज का कोई भी एलिमेंट हो, हमेशा वो क्या करेगा, अगर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, +4, और +4 में 2 तरह का हाइब्रिडाइजेशन, sp3 या dsp2, तो हमेशा ये dsp2 कॉम्प्लेक्स बनाता है। ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। अगर कोई भी मतलब 4D और 5D सीरीज का कोई भी एलिमेंट हो, अगर उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो हमेशा वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये अभी से ध्यान रखना, आगे भी बताऊंगा, अभी से दिमाग में ध्यान रखना है। चलो तो अभी ये देखो कुछ बनाकर बता दिया है, देखो ऐसा कुछ, ये क्लोराइड 3 क्लोराइड रख दिया यहाँ पर। अब ये देखो ये क्या है, इथाइलिन डायमीन, ये इथाइलिन डायमीन है। तो ये इथाइलिन डायमीन क्या, अपना पाई इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे रहा है, क्या दे रहा है, अपना पाई इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को दे रहा है और पाई बॉन्ड बना रहा है। साथ ही साथ ये क्या कर रहा है, मेटल क्या कर रहा है, मेटल क्या करेगा, अपना पाई इलेक्ट्रॉन्स इसके वैकेंट डी ऑर्बिटल्स या एंटी बॉन्डिंग में देगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ये जो सॉल्ट है इसको दिस इज कॉल्ड पाई डोनर एंड पाई एक्सेप्टर सॉल्ट कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर एक टर्म यूज हुआ हेप्टिसिटी, ये N2 क्या रिप्रेजेंट करता है, 2 क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके अंदर 2 कार्बन एटम्स है इसलिए 2 लगा दिया गया। इसी तरह कुछ और कॉम्प्लेक्स लिखा गया है, देखो यहाँ पर क्रोमियम eta6 C6H6, यही है ना, होल 2। तो देखो ये 6 क्या बता रहा है, इस बेंजीन रिंग के अंदर 6 कार्बन है, क्या 6 कार्बन है, तो इसलिए क्या लगा दिया गया है, 6 लगा दिया गया है। समझ रहे हो ये। जैसे एक और एग्जांपल फेरोसिन, ये ध्यान रखिएगा, फेरोसिन eta5 C5H5, तो इसके अंदर देख रहे हो कितना 5, यही तो है आपका, सॉरी यही है आपका, ये C5H5 5 कार्बन, इसलिए eta5। ये क्या है, ये बेंजीन रिंग है, 6 कार्बन eta6, 5 कार्बन eta5, और ये eta2 2 कार्बन, इसमें कितना पाई इलेक्ट्रॉन्स, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्या 6 पाई इलेक्ट्रॉन या 3 लोन पेयर। मतलब क्या बताना चाह रहे हैं ये समझे, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स या 3 लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है। अभी से ध्यान रखें, क्या बोला, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, या क्या बोल सकते हैं 3 लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है।
यहाँ पर क्या बोलेंगे, ये कितना पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, रेजोनेंस होगा ना ये सब में, रेजोनेंस मींस 6 पाई इलेक्ट्रॉन, बता चुका हूं, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन आयरन को डोनेट करेगा, या 3 लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। समझ रहे हो ये चीज, यहाँ पर कितना पाई इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा, एक ही ना, एक, या 1 लोन पेयर सेंट्रल मेटल को डोनेट करेगा। समझ रहे हो ना ये, तो ये समझ में आ गया कुछ। तो यहाँ पर एक टर्म हेप्टिसिटी लिखा गया, क्या लिखा गया देख लो, द डोनेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ लिगेंड टू सेंट्रल थ्रू कंटिन्यूअस एंड इंटरप्टेड सीरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये जो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, देखो क्या हेप्टी, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन सेंट्रल मेटल को कंटिन्यूअसली डोनेट कर रहा है। समझ रहे हो, इसी को हम हेप्टिसिटी बोलते हैं, हेप्टिसिटी। नॉर्मल लिगेंड होता है तो उसके लिए डेंटिसिटी डिफाइन करते हैं, ये थोड़ा एबनॉर्मल है, इसलिए इसके लिए क्या डिफाइन करते हैं, हेप्टिसिटी डिफाइन करते हैं। जैसे ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली सेंट्रल मेटल को डोनेट करता है, दैट इज इट्स हेप्टिसिटी। ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन इस सेंट्रल मेटल को कंटिन्यूअसली डोनेट करता है, दैट इज इट्स हेप्टिसिटी। समझ में आ गया। चलो, तो ये सब नाम याद रखना है कि जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे सॉल्ट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, फेरोसिन बोलते हैं। जैसे फेरोसिन का देखो वहां पर डायग्राम बना दिया हो गया होगा कि फेरोसिन, यहाँ पर आयरन होगा और इधर भी क्या है, हाँ, इसको हम लोग सैंडविच लिखा गया, सैंडविच कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि आयरन बीच में क्या हो गया, सैंडविच बीच में है, और उसके ऊपर ये लिगेंड और नीचे भी ये लिगेंड। समझ में आ गया इतना। चलो, क्योंकि इस चैप्टर अगर कर लेते हो तो 2 क्वेश्चन पक्का आता है, अगर इतना पढ़ लोगे तो गारंटीड क्वेश्चन बनेगा, बट उसके लिए आपको 4-5 बार पढ़ना पड़ेगा, आपको टर्म से एक्वांटेड होना पड़ेगा, तब ये 2 क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, पक्का 2 क्वेश्चन इससे रहेगा। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर पर आ जाते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर तो हम आपको निकालना सिखा चुके हैं ऑलरेडी, हम सिखा चुके हैं कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। जैसे कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे एक लेता हूं Na3, ये जो दिया हुआ है Na3 कोबाल्ट है और क्या है, ऑक्सलेट है, ऑक्सलेट 3 है ना। चलो, तो इसका हमको देखना है, तो इसमें दोनों चीज बताना है। अब ये बताओ, सबसे पहले ये बताओ कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर, देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कैसे बताया, अगर आपको लिगेंड का जानकारी नहीं तो कोऑर्डिनेशन नंबर की जानकारी नहीं। लिगेंड इज द मेन थीम ऑफ दिस चैप्टर्स, लिगेंड पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि लिगेंड अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि बाइडेंटेड लिगेंड है तो हम कैसे बताएंगे, ये अगर हमको पता ही नहीं रहेगा कि इस लिगेंड के ऊपर कितना चार्ज है तो कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, अगर ये पता ही नहीं रहेगा तो कैसे हम जाकर आगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। तो सब चीज का जान लिगेंड, तो लिगेंड पर कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी, और इसलिए अभी देखो कि लगभग हम लिगेंड के बारे में ही पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, तो अभी इसके ऊपर हम जानते हैं इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बिल्कुल सही बोले। अब यहाँ पर देखो, एक ऑक्सिलेट के ऊपर -2 चार्ज, तो 3 ऑक्सिलेट में कितना चार्ज, -6, इतना समझ में आ रहा है। अब देखो अगर ये Na3 है तो इसके ऊपर 3 कितना रखूं तो -3 आ जाए, +3, और होना भी चाहिए, +3 का हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ये सभी धीरे धीरे आपको याद रखना है कि कोबाल्ट +3 का ऑक्सीडेशन नंबर, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 होता है। ऐसे भी ऑक्सीडेशन नंबर का डबल कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जनरली बोल रहा हूं, होता है। जैसे Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होगा, ये ध्यान रखना है, 2 होगा। ये सब ध्यान रखना, प्लेटिनम +2 हो या प्लाडियम +2 हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना होगा, 4 होगा। ये सब चीज धीरे धीरे याद होना चाहिए, कॉमन जो बार बार हम बोला करेंगे वो चीज याद रखना है आपको। तो आप कर लोगे ये चीज, ऑक्सीडेशन निकालने वाला काम कर लोगे, ये हम आप पर छोड़ देते हैं, जो दिक्कत होगा स्पेशली अगर पूछ सकते हैं, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है उस पर टाइम दे। ये सब पर हम क्या, इस पर क्या बताएं आपको, 1-2 बता दिए, तो आपको खुद भी एफर्ट करना है। हम रूल्स कुछ लिखा गया तो रूल्स ध्यान रखिएगा। जनरली कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मोनोवेलेंट केटायन, जिसके ऊपर +1 चार्ज हो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 4 होगा। एक्सेप्शन दिया गया जैसे कि Ag+ का, जैसे Ag+ का कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 2 होगा, 4 नहीं होगा, 2 होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा।
क्रोमियम +1 का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, होना चाहिए। हम बोल रहे हैं, जनरलाइज कर रहे हैं कि +1 वाला का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 या 4, बट Ag प्लस का ऑलवेज 2, क्रोमियम +1 का 6 होता है, तो ये ध्यान रखना। फिर दूसरा बोल रहे हैं जनरली डाइवेलेंट केटायंस का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होगा। एक्सेप्शन दिया गया, जैसे प्लेटियम और प्लाडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, 6 कभी नहीं होता है, तो ये भी ध्यान रखना है। तीसरा रूल दिया गया कि अगर ट्राइवेलेंट होगा तो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। तो जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल दे दिया गया है कि एल्युमिनियम +3 हो या गोल्ड +3 हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या 6 होगा। यहाँ पर भी एक्सेप्शन है। तो ये सब जो रेड, जो ब्लैक कलर में सर्कल किया हूं, दे ऑल आर एक्सेप्शंस। इसी तरह जनरली टेट्रावेलेंट का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 6 होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका प्लेटिनम +2 हो, प्लाडियम +4 हो और ये भी +4 हो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6। जैसे प्लेटिनम प्लाडियम का +2 वाला का 4, इसी तरह +4 वाला का 6। ये याद रखना कंपलसरी है कि प्लेटिनम प्लाडियम +2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और ये +4 तो 6। और ये भी याद रखना कंपलसरी है। ये 5 तो याद रखना जरूरी ही अभी तक है। समझ गया ये चीज? आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन नंबर बताया, सॉरी कॉन्फ़िगरेशन बताया गया है, तो ये ध्यान रखना कि मोस्ट एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन जो होता है कौन सा ग्रुप का होता है? ये निकेल प्लेटिनम प्लाडियम, प्लाडियम प्लेटिनम, इस ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन सबसे ज्यादा एक्सेप्शंस होता है। जनरली बोला जाता है एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है, एक ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम। जैसे अल्कली मेटल्स का कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस NH1 होता है। ये जो ग्रुप ऐसा एक ग्रुप है जिसमें हर एक एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन अलग होता है। जैसे अगर निकेल का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा? इसका एटॉमिक नंबर कितना है, कोई बताएगा? निकेल का 28 बिल्कुल 28 बिल्कुल 28 होता है। निकेल का 28 होता है। इसका कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखने आना मस्ट है। 3D सीरीज का, 3D सीरीज स्कैंडियम से जिंक तक कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रखना पड़ेगा, तब जाकर इसमें स्पीड आएगा। स्कैंडियम से जिंक तक का कॉन्फ़िगरेशन याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसमें जो एक्सेप्शन आता है, एक कॉपर और क्रोमियम का एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ये सब भी ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं ये बता रहा था कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s2 3d8, यही कॉन्फ़िगरेशन होगा इसका। अभी ये प्लाडियम का कॉन्फ़िगरेशन ध्यान रखना है, इसका NS का दोनों इलेक्ट्रॉन D में जंप कर जाता है। क्या? इसका कॉन्फ़िगरेशन 3d10 हो जाएगा, सॉरी 4d10, और 5s क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन और एक्सेप्शंस इन जनरल कैसे कैसे? आर्गन, ये क्रिप्टन, ये क्या? जेनॉन, जेनॉन क्या? 6s2 4f 4f14 5d। ये इसका एटॉमिक नंबर पता नहीं कितना होगा, बताओ कैसे? भूल गया तो ऐसे देखो, यहाँ पर 28 + 18 कितना होगा बताओ? ये 48, सॉरी 46, यहाँ पर 32 ऐड करके देखो, ये कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। ये सब मैजिक नंबर है क्या? अच्छा, 6 और 2 8 और 4 और 3 7, 78 हुआ। 46 है ये, समझ रहे हो? तो ये क्योंकि 28 में 18 ऐड करेंगे तो 46 होगा। तो ये सब मैजिक नंबर है क्या? ट्रायल मेथड मारोगे 2 8 18 32, ये सब ट्राई मारोगे, नेक्स्ट एटॉमिक नंबर अपने आप निकलेगा। चलो, एटलीस्ट एक का तो याद होना चाहिए, ऊपर वाला का। अगर कुछ भी याद नहीं रहेगा तो नहीं निकाल पाओगे। चलो, तो मैं ये देखो, ये 78 होता है, कितना ये? 54 56 70 और ये 78। बट ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। इसमें क्या है? यहाँ पर देखोगे 6s का 1 इलेक्ट्रॉन निकलकर 5d में जंप करता है। तो ये सीरीज का कॉन्फ़िगरेशन याद रखना जरूरी है, और यही अक्सर एग्जाम में पूछते हैं। कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने का कोड भी बताया था, कैसे? किसी को याद है? कुछ नहीं। जो सैटरडे क्लास होता है, सैटरडे क्लास होता है तो कोई करते नहीं है, सब तो अपने आप में महान है।
सैटरडे को यही सब बेसिक चीजें मैं बताया था कि सैटरडे को जो क्लास होता है केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल पर फोकस किया जाता है। तो उस चैप्टर्स में जो जिनका छूट गया है तो कम से कम आकर उसको पढ़े। जो इंटरेस्टेड है पढ़ना चाहते हैं तो उसको अटेंड करें। जिनको आता है घर में पढ़ें, समझे। तो हाँ, तो ये सब जो बेसिक चीजें हैं उसको उसमें बताया जाता है। चलो, तो इसको कैसे याद रखोगे? निकाह पढ़ाओ। अब यहाँ पर मौलवी जी नहीं, पंडित जी। तो ये उसको ऐसे याद रखोगे, निकाह पढ़ाओ पंडित जी। चलो, तो ये भी यहाँ पर कुछ बताया गया है, डिटर्मिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। और ये सब इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कुछ नाम लिखा गया जैसे फेरोसिन है, जैसे सॉल्ट है, नाइट्रोपिरुसाइड टेस्ट है, ब्राउन रिंग टेस्ट है, तो ये सब कॉम्प्लेक्स का नाम याद रखना जरूरी है। जैसे कुछ हम बता देते हैं, ये जो आयरन है 8 है और C5H5 है। इसका मुझे ऑक्सीडेशन कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कैसे निकालूं बताओ? कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ। हम जानते हैं कि इसके ऊपर ये कितना है 1 या 2 है? 2 है ना। चलो, ये 2 है। तो इसके ऊपर चार्ज कितना होगा? आपको पता है कि एक देखो बना हुआ है, 1 के ऊपर -1 चार्ज होता है, तो 2 के ऊपर -2 चार्ज। अगर -2 चार्ज तो इसके ऊपर +2 चार्ज होगा ना, क्योंकि ओवरऑल ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल होने के लिए +2 -2 तभी जाकर 0 होगा। अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ऐसे, एक ये जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड सेंट्रल मेटल के साथ बनाता है? कितना बनाता है? 3 बनाता है ना। 3 लोन पेयर डोनेट करता है ना। 6 पाई इलेक्ट्रॉन में 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर डोनेट करता है, तो 2 कितना करेगा? 6 करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। समझ रहे हो? जैसे ये कितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा? 3 बनाएगा। 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3 लोन पेयर या 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो इसका भी ये 1 रहेगा तो 3 बनाएगा, 2 रहेगा तो 6 होगा। तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट कंपाउंड, जैसे नेक्स्ट कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर आप खुद दे सकते हैं। नेक्स्ट कंपाउंड जो क्रोमियम C6H6 तो समझ में आ रहा है कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया? एक रिंग 3 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 2 रिंग 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह जैसे सॉल्ट में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लोगे। हाँ देखो यहाँ पर बना हुआ है 3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड और एक पाई इलेक्ट्रॉन। 4 हो जाएगा। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट तो निकाल ही दिया था। इसी तरह और जो नेक्स्ट है जैसे नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट, तो नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट में याद रखना है कि NO, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये जो NO+ दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ये जो नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट है कंपाउंड कुछ ऐसा है, दैट इज Na2FeCN5 और NO। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा करते हैं, एग्जाम में पूछा हुआ है 1 बार 2 बार, हमें लगता है 2-3 बार पूछा हुआ है। तो ये पहले तो ये ध्यान रखना है, इसको नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट में यही कॉम्प्लेक्स बनता है। इसी तरह ब्राउन रिंग टेस्ट में जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो भी नाम याद रखना जरूरी है, जो नीचे लिखा गया है, दैट इज Fe क्या है बताओ? Fe और NO। ये ब्राउन रिंग टेस्ट में ये कॉम्प्लेक्स बनता है और सल्फेट है ना। हाँ, चलो, तो यहाँ पर ये नाइट्रोप्रूसाइड टेस्ट में यूज होता है और ये ब्राउन रिंग टेस्ट में। ये सब नाम याद रखना जरूरी है। अब देखो यहाँ पर बताया गया, ध्यान रखना है, इसके ऊपर +1 ऑक्सीडेशन और इसके ऊपर चार्ज +1, ये साइनाइड -1 मीन्स -5।
कितना रखूं, इसके ऊपर कितना -2, +2 है तो इसके ऊपर -2, कितना रखूं ओवरऑल -2 आ जाए, +2। हाँ देखो देखो ये -5 है, ये कितना हो गया, हाँ ये -4 हुआ, -4 अगर यहाँ पर +2 रखेंगे तभी जाकर -2 जनरेट होगा। ऐसे भी +1 +2 3 +3 और +3 -5 दैट इज -2, -2 देखो आ रहा है। तो इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1। कैसे देखो, ये न्यूट्रल लिगेंड, ये इसके ऊपर +1 चार्ज, ओवरऑल सल्फेट के ऊपर +2 आना चाहिए, तो ये +1 तो यहाँ पर +1 लेंगे तभी आएगा। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट याद रखना पड़ेगा, इसको ब्राउनिन टेस्ट और ये नाइट्रोफ्लूसाइड से टेस्ट, और ये आई थिंक सो ये फेरोसिन था ना, फेरोसिन ये सब ध्यान रखना, और ये जैसे सॉल्ट, ये सब नाम याद रखना जरूरी है। चलो तो अभी हम आपको नेक्स्ट काम क्या देते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये पढ़ कर आओगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और अगले क्लास में, आज तो नहीं हो पाया, और अगले क्लास में नोमेनक्लेचर भी ओवर कर देंगे अगले क्लास में। और फिर उसके बाद आप चाहो तो नेक्स्ट जो वर्नर थ्योरी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसको भी पढ़ ले, उसको भी पढ़े, क्योंकि बार बार पढ़ोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो और भी ज्यादा आएगा।